हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में इस वक्त लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से अनलोड किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में ये ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंचने लगेगी। जर्मनी, इटली और कतर से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट लेकर 3 विमान दिल्ली और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई और कोरोना से लड़ाई में काम आने वाले इक्विपमेंट्स की सप्लाई एक वर्चुअल कंट्रोल रूम से मॉनिटर की जा रही है। इसकी सुपर मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूरी मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहां से देखिए। ऐसी 7 ट्रेनें रास्ते में हैं और अस्पतालों में इनका वेट हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन कोलैप्स नहीं हुई है, सप्लाई लाइन चालू है। ऑक्सीजन लेकर आ रही ट्रेनें नॉन स्टॉप दौड़ रही हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। सामान सब आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, दवाइयां भी आ रही हैं। सप्लाई लाइन को ठीक रखने के लिए एयरफोर्स और एयर इंडिया के प्लेन्स भी दिन रात लगे हुए हैं। स्टील प्लांट, रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर भी डिमांड मैच नहीं हो पा रही है। सबसे पहले बात ऑक्सीजन की, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में रोजाना 5700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। आज की तारीख में रोजाना 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा है तो सबको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी क्यों मची है? इसका जवाब यह है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन साइट और कोरोना के हॉटस्पॉट दूर दूर हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पूर्वी भारत में ज्यादा रहा है, जबकि कोरोना का बम अभी पश्चिम और उत्तर में ज्यादा फूटा है। ऑक्सीजन को प्रोडक्शन साइट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में टाइम लगता है, जिसे कम करने के लिए खाली टैंकर और कंटेनर्स एयरफोर्स के विमानों से पहुंचाए जा रहे हैं और भरे हुए टैंकर को रेलवे पहुंचा रहा है। खाली टैंकर्स की ढुलाई एयरफोर्स से, भरे हुए टैंकर की ढुलाई रेलवे से। ऑक्सीजन की ट्रैकिंग के लिए हर टैंकर पर जीपीएस, टैंकर्स की कमी दूर करने के लिए नाइट्रोजन टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में बदलने का काम 80 से 90% पूरा। बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक टैंक का इंपोर्ट पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, झारखंड के बोकारो से, ओडिशा के अंगुल और राउरकेला से और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 7 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा, एमपी और तेलंगाना की तरफ बढ़ रही हैं। एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 30 मीट्रिक टन से 70 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन भरा है। हरियाणा के कोरोना पेशेंट के लिए ओडिशा के अंगुल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऐसी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से हरियाणा पहुंच रही है। ओडिशा के अंगुल से हैदराबाद के लिए निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेजी से तेलंगाना की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऐसी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के लिए निकली है, जो नॉन स्टॉप जर्नी कर रही है। अब तक 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंची हैं। ट्रेनों के जरिए 1125 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, लेकिन सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है, जिससे ऑक्सीजन का संकट बरकरार दिख रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का यह C-17 ग्लोबमास्टर विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पहुंचा है। एयरफोर्स ने सिंगापुर से भी ऐसे ही 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट करके भारत पहुंचा है। एयरफोर्स के विमानों से अब तक ऐसे 58 क्रायोजेनिक कंटेनर विदेशों से मंगाए जा चुके हैं। ऐसे कंटेनर मंगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई और स्टोरेज के लिए ऐसे क्रायोजेनिक कंटेनर्स की बहुत कमी है और पहले इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन से चेन्नई एयरबेस पर 450 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत को भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई पर खुद नजर रखे हुए हैं। ब्रिटेन ने भारत को 1000 वेंटिलेटर देने का वादा किया था, जिनमें से 60 वेंटिलेटर की पहली खेप भारत आ चुकी है। इटली ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का सामान और 20 रेडी टू यूज वेंटिलेटर की मदद भेजी है, जो दिल्ली पहुंच गई है।
नेवी का INS तलवार 40 कंटेनर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच रहा है। INS कोलकाता कतर के दोहा जा रहा है, जहां से वो ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आएगा। INS ऐरावत ऐसे ही कंटेनर सिंगापुर से लाने वाला है। इस बीच देश में भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। 1500 ऑक्सीजन प्लांट पर काम शुरू हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के करीब बड़े कोविड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। नाइट्रोजन प्लांट में अब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। कोरोना से फाइट में इंडिया की फुल फोर्स लगी हुई है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद भी डिमांड को मैच करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना के नंबर अभी कंट्रोल वाले रेंज में नहीं आ रहे। कोरोना वैक्सीनेशन और मेडिकल सप्लाई के मोर्चे पर कौन क्या कर रहा है, हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के वर्चुअल कंट्रोल रूम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना सिचुएशन पर बड़े फैसले किए। इसमें सबसे बड़ा फैसला कोरोना से लड़ाई में ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का है। कोरोना केस बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर में डॉक्टर्स हैं। डॉक्टरों का प्रेशर कम करने के लिए मोदी ने MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कोरोना के इलाज में लगाने का फैसला किया है। MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अब टेली कंसल्टेशन कर सकेंगे। अब माइनर सिम्टम वाले मरीजों के इलाज में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसी तरह BSc या GNM क्वालिफाइड नर्सेज भी मेडिकल ड्यूटी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री को मेडिकल स्टूडेंट की सुरक्षा की भी फिक्र है और कोरोना को हराना भी है। इसके लिए प्रोत्साहन जरूरी है। मोदी ने फैसला किया है कि 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स का सम्मान किया जाएगा। 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नीट PG एग्जाम को 31 अगस्त तक स्थगित करने का भी ऑर्डर दिया है। विदेशों से मंगाए जा रहे मेडिकल इक्विपमेंट पर सरकार ने टैक्स घटा दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी मशीन पर पहले 28% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 12% कर दिया गया है। महामारी के बीच विवाद खड़ा करने वाले कुछ लोग वैक्सीन पर नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अदार पूनावाला के एक कथित बयान का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया, इसलिए वैक्सीन मिलने में देर हो रही है। दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने सीरम को सिर्फ 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया और मार्च के बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। ये कंट्रोवर्सी बहुत ही सीरियस नेचर की है। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्पीड घट गई है। पहला डोज लगाने के बाद लोगों को दूसरा डोज लगाने में भी मुश्किल हो रही है। वैक्सीन से लोगों की जिंदगी जुड़ी है, इसलिए हमने इस बारे में पूरा पता लगाया। अब समझिए कि वैक्सीन की हकीकत क्या है। मार्च में भारत सरकार ने कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। उसी समय कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया था। मार्च के ऑर्डर में से अब तक सरकार को 8.74 करोड़ डोज की डिलीवरी मिल चुकी है। मई, जून और जुलाई महीने के लिए कोविशील्ड को 11 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। इसके लिए भारत सरकार ने 100% एडवांस पेमेंट की। 11 करोड़ डोज के लिए SII को 1732 करोड़ 50 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। इसी तरह भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। कोवैक्सीन के लिए 787 करोड़ का एडवांस पेमेंट किया जा चुका है। भ्रम फैलाने वाले कई तरह के भ्रम फैलाएंगे। हम आपको पक्की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल लेटर से भी होती है। गौर से देखिए इस बयान को। सीरम इंस्टीट्यूट ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि भारत सरकार से अभी तक कोविशील्ड के 26 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला है और 11 करोड़ डोज के लेटेस्ट ऑर्डर के लिए उसे 1732.50 करोड़ का पेमेंट भी मिल चुका है। नरेंद्र मोदी के सामने इस बार अदृश्य दुश्मन आया है। कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, जान बचाने वाले साधन कम हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इस दुश्मन को लड़कर ही हराया जा सकता है। इससे हार मानकर बैठने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने अपनी फुल फोर्स लगाई है। संकल्प एक ही है, लड़ना है और इस दुश्मन से जीतना है। इस बीच कर्नाटक में आज करीब 45,000 नए केस आए। करीब 250 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज नए केस कम हुए हैं। मरने वालों की तादाद भी कम हुई है। देखा जाए तो डर डाटा से नहीं लगता, डर लगता है इन तस्वीरों से, जैसा कि आप मेरे पीछे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पतालों के बाहर भी एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर अब भी क्राइसिस है। ये शब्द सुनकर लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हमारे रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग शहरों से रिपोर्टिंग की है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि ऑक्सीजन कहां रुकी हुई है, कहां अब भी सप्लाई हो रही है। एम्बुलेंस की ये लाइन डराती है। जहां तक नजर दौड़ाइए एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस।
हर एम्बुलेंस में कोरोना का मरीज है, हर सांस के लिए जद्दोजहद है, संकट बहुत बड़ा है। इस वक्त भारत में 2 फ्रंट पर कोरोना से लड़ाई चल रही है। पहला है ऑक्सीजन फ्रंट, दूसरा है वैक्सीनेशन। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इस क्राइसिस को समझना बहुत जरूरी है। यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। डीआरडीओ ने जो अस्पताल बनाया है, वहां मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं 1 घंटे से 108 में मेरी मदर एडमिट है, उनका SpO2 अभी नियर अबाउट 60 है। मैं 1 घंटे से ऑलमोस्ट लाइन में खड़ा हूँ, आप देख ही सकते हो और कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। अब मेरा हाथ में भी कुछ नहीं है, जो एज पर लाइन जो भी टर्न आएगा उस हिसाब से आगे जाएंगे। अहमदाबाद में जो एक्टिव केसेस इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के आगे एम्बुलेंस की कतारें जो हैं इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अहमदाबाद के जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, 1200 बेड का सिविल हॉस्पिटल, यहाँ आप देखिए इसके बाहर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हुई हैं। इस वक्त भी यहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस और प्राइवेट व्हीकल में जो लोग अपने रिलेटिव्स को लेके आए हैं, कोविड पेशेंट को, उनको लेकर के खड़े हुए हैं। और यहाँ आप देखिए पेशेंट को इस तरह से IV फ्लूइड और ऑक्सीजन की सप्लाई पे रखा जाता है। ये सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर 1 मिनट भी इनको ऑक्सीजन ना मिले तो ये कोलैप्स कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इनका सैचुरेशन लेवल जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। अस्पताल में कितने बेड हैं, इस बोर्ड पर नंबर बताए गए हैं। इतने बड़े सेंटर में सिर्फ 4 ICU बेड खाली हैं। बाहर एम्बुलेंस में मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर वालों को डर है कि कहीं सांस ना उखड़ जाए। जिंदगी बचाने के लिए लंबी लाइन लग रही है। लोग किसी तरह अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा अभी हो गई है कि जो कतार में खड़ी है एम्बुलेंसेज या प्राइवेट कार्स भी, तो डॉक्टर्स वहाँ घूमते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, और हर एक कार में जो भी पेशेंट है उनके लिए वो लोग पूछते हैं कि उनकी हालत क्या है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जा रहा है। अभी 60 है, अभी इनका क्रिटिकल होता जा रहा है, बट कोई कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन है। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो कोई चेक करने आया नहीं है। गुजरात में 108 नंबर एम्बुलेंस सर्विस को लेकर पहले बहुत शिकायतें आ रही थीं। अस्पतालों में मरीज को तभी दाखिले का ऑर्डर था जब वो 108 नंबर की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब इस ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है। जो 108 की वैन्स हैं वो यहाँ घंटों तक ऑक्यूपाइड रहती हैं और जो दूसरे पेशेंट्स हैं, जो दूसरे पेशेंट अपने घरों से फ़ोन करते हैं इन 108 की एम्बुलेंस वैन्स को, उन्हें कम से कम 12 से 15 घंटे का वेट करना पड़ता है, तब जाके एम्बुलेंस वैन उन्हें मिल पाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एम्बुलेंस वैन के लिए वेट करना पड़ता है और उसके बाद उन एम्बुलेंस वैन में आकर के यहाँ पे वेट करना पड़ता है। कई केसेस में हमने नोटिस किया है कि अपने घर से यहाँ आकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने तक पेशेंट को कम से कम 24 घंटे का भी समय लग रहा है। कब से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पेशेंट? करीब 1.5 घंटा जैसा हो गया। अच्छा, तो क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट की ऑक्सीजन कम था, तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, उसके बाद अच्छा है। इस वक्त अहमदाबाद में करीब 63,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और जो बेड्स हैं, अब जितने बेड बढ़ाए जाएं वो कम पड़ते जा रहे हैं। गुजरात में नए मरीजों की तादाद में कमी आई है। नए केस 6% गिरे हैं। मरने वालों की तादाद घटी है। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा, हर जगह नए केस कम आए हैं, लेकिन गुजरात में इस वक्त एक्टिव मरीज ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक रही तो इस मुश्किल से निपटा जा सकता है। ये एम्बुलेंस वैन जो है, इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी उपलब्ध है। जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं वो लोग अपने ऑक्सीजन जो है वो अरेंज करके लाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर देखें ये पेशेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और ये पेशेंट भी आप देख सकते हैं कम से कम 8 लीटर ऑक्सीजन पे होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ मेडिसिटी कंपाउंड में जहाँ पे ये 1200 बेड का हॉस्पिटल मौजूद है, यहाँ पे कुल मिलाकर के 4000 पेशेंट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में कोविड के, उनको यहाँ पे जो है उनके लिए व्यवस्था की हुई है।
लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए 4000 के 4000 बेड जो हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हैं और उस वजह से जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे घंटों तक वेट करना पड़ता है। अस्पतालों में भीड़ है, ऑक्सीजन क्राइसिस है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और इस ऑक्सीजन संकट में जानें भी जा रही हैं। कर्नाटक, जो अब दक्षिण भारत का बड़ा कोरोना एपिसेंटर हो चुका है, वहां 24 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। ये मौत कर्नाटक के चामराजनगर में हुई। जिला अस्पताल में 24 लोग मर गए। कर्नाटक में लगातार केस बढ़ रहे हैं, मौतों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे में ऑक्सीजन बहुत डराने वाली बात है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसे लेकर अब कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। कर्नाटक के पास वक्त था, उसकी क्या तैयारी है, ये इस घटना से समझी जा सकती है। लेकिन दिल्ली से डराने वाली एसओएस कॉल अब भी आ रही है। बत्रा अस्पताल में 12 लोगों की मौत से सरकारें अब भी नहीं जागी हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने रविवार रात 10:13 पर ट्वीट किया कि सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, जल्दी मदद कीजिए। ये वही हॉस्पिटल है जहां 23 अप्रैल को ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 20 मरीजों की मौत हो गई थी। 3 मई की सुबह दिल्ली के एक डिवाइन अस्पताल से ऐसी एसओएस कॉल आने लगी। इस वक्त हम वजीराबाद में हैं। वजीराबाद का ये डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर है। यहाँ पर कुल 32 कोविड पेशेंट एडमिट है, लेकिन यहाँ पर भारी कमी ऑक्सीजन की है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ 2 से ढाई घंटे का ऑक्सीजन बचा है। हालांकि कल रात से ही लगातार कोशिशें की जा रही है ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए। अभी हमारे पास कोविड के 32 पेशेंट हैं, एक विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, 31 इज ऑन ऑक्सीजन। 31 में से 12 जो हैं वो या तो वेंटी पर या बाईपैप पर हैं। आप अभी बीप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, शायद माइक में ना कैच करे, ये है ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने की आवाज़। रात से हम सिर्फ इस बात के लिए गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं कि हमें कुछ सिलेंडर मिल जाए, कुछ सिलेंडर मिल जाए, कुछ सिलेंडर मिल जाए। रात को हमने सबसे पहले 100 नंबर डायल किया, उसके बाद वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद हमने जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया है, उस पर फ्लोट करना स्टार्ट किया कि कहीं से तो कुछ राहत की सांस मिल जाए, क्योंकि हमें पता था सुबह 8 बजे के बाद अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पेशेंट जो आईसीयू में हैं वो 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे। हमारी गाड़ी अभी भी आपका मायापुरी में जो विनायक फिलिंग स्टेशन है वहाँ पर है। हमारे नोडल ऑफिसर ने कहा था कि आप जाओ और आपको अभी ऑक्सीजन मिलेगी। 5 बजे से लड़का वहाँ पर खड़ा है, अभी तक फिल नहीं हुआ। वो अंदर जाने के बाद उसको मना कर दिया गया कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आ रही लगातार शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसका क्या हुआ। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि उनकी क्षमता में जितना भी है वो अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। दरअसल दिल्ली की तरफ से लगातार ऑक्सीजन की कम सप्लाई को लेकर शिकायत की जा रही थी। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन पर दिल्ली सरकार की जरूरत आपने समझ ली, अब केंद्र सरकार का दावा बहुत गौर से सुनिए। देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर घबराएं नहीं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तथा इसे शीघ्र देश के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों को पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और हम सब अगर मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे तो मुझे कोई संशय नहीं है कि हम सब इससे विजयी निकलेंगे। आपने दिल्ली सरकार को सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात भी देख ली कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का सरकारी स्टेटस आपने देख लिया। अब जमीन पर क्या जरूरत है, लोग किस तरह ऑक्सीजन को लेकर परेशान हैं, वो आप विजयलक्ष्मी के इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ऑक्सीजन के लिए मोहताज है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के लोग जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर या ऐसी दुकानें जहां पर रीफिलिंग होती है सिलेंडर्स की, वहां पर लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। इस वक्त हम भोगल में खड़े हैं। हुकमचंद एंड सन्स करके ये डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहां पर जो है ऑक्सीजन का रीफिलिंग होता है। काफ़ी लंबी लाइन है। पहले तो आपको ये लाइन दिखा दूँ मैं। ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और फिर देखिए ये पूरा जहाँ तक आप देखेंगे
वहाँ पे आपको सिलेंडर्स जो हैं वो दिखेंगे। कुछ छोटे सिलेंडर्स हैं, कुछ बड़े सिलेंडर्स हैं। लाइन ना सिर्फ इस तरफ है, उस तरफ भी लाइन है। अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि उस तरफ भी दिखाएं आपको। दरअसल दोनों तरफ दुकान के जो है वो लाइन लगी हुई है। एक लाइन दुकान के शटर के दाएं ओर है, तो दूसरी लाइन जो है वो शटर के बाएं ओर है। और शटर के बाएं ओर जो लाइन लगी हुई है उसमें बड़े सिलेंडर हैं, और शटर के दाएं ओर जो लाइन लगी हुई है उसमें छोटे सिलेंडर्स हैं। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है। दिल्ली के भोगल में हम हैं और ये ऑक्सीजन रीफिलिंग के लिए देखिए लाइन जो है ये तमाम लगी हुई है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम तो पीतमपुरा से आए हैं जी। तो ये किसके लिए सिलेंडर भरवाने आए हैं? मेरी मदर इन लॉ के लिए। आपकी मदर इन लॉ? तो यहाँ पर कब आए आप? अभी आए थोड़ी देर पहले। कहीं और सिलेंडर ट्राई किया? हाँ किया, कहीं नहीं मिल रहा। मैं इस दिल्ली से आया हूँ, 32 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। 25 घंटे हो गए? 32 इसी लाइन में लगे? इसी लाइन में लगे हुए। पहला नंबर है बल्कि हमारा। पहले नंबर के बावजूद हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले हम बवाना चले गए, वहाँ से सुविधा हल हो गई है। डॉक्टर ने बल्कि लिख के दे दिया है, पेशेंट की 60 ऑक्सीजन चल रही है, आप इमरजेंसी लेके आओ। इनको दिखा रहे हैं, मगर ये पीछे से सिलेंडर आते हैं, भर देते हैं और चले जाते हैं। और जो हम लाइन में मेहनत लगते हैं, आम जनता मेहनत करती है, उसका किसी को फल नहीं मिल पा रहा है। पुलिस वाले गाड़ियाँ आती हैं, रिश्तेदारों को भरवा के ले आते हैं और हम खड़े रह जाते हैं। आप कब से आए? 8 बजे से लाइन में लग रहा हूँ। मेरा रिलेटिव है, मैं एम थॉमस सेंटर ब्लड बैंक में हूँ। मेरी इवनिंग शिफ्ट है। बुला रखे हैं रिश्तेदार, वो खड़े हैं, मैं जाऊँगा ड्यूटी, फिर आगे लाइन में लगूंगा। तो मतलब किसी को खड़ा करके जाते हैं, फिर वो इसकी निगरानी करता है। जब आप फ्री होते हैं तो 4-5 घंटे की शिफ्ट बांध रखी है ड्यूटी यहाँ पे। 5 घंटे में सुबह खड़ा हूँ, फिर कोई दूसरा लगेगा, फिर कोई तीसरा लगेगा। घर का रिश्तेदार क्या करेगा? कितने लोग लगते हैं? 5 जने हम यहाँ पे। लोग बता रहे हैं कि 5-5 लोग जो हैं 5-5 घंटे की शिफ्ट में परिवार के लोग खड़े हैं, सिलेंडर्स की निगरानी कर रहे हैं। और उसके बाद 32 घंटे से उसके बावजूद नंबर नहीं आया है। भोगल की ये जो रीफिलिंग जिस शॉप पर होता है, ये शॉप अभी खुली नहीं है। मेरी लड़की बीमार है, कोरोना हुआ है। तो कितनी देर से सुरजीत जी लगे हैं लाइन में? ऐसा जी, मैं अपने सर्वेंट को खड़ा कर गया था। कब से, मतलब कब से आप यहाँ पर कोई लगा हुआ है आपके लिए? मैं तो सुबह आया हूँ जी। सर्वेंट कब से लगा? वो उसने कहा ऐसा, उसको सिलेंडर दे दिया था, वो रात का लगा हुआ है। मैं रात को 1 बजे से लगा हुआ हूँ। आज रात को 1 बजे आप आ गए जी। तो अभी तक कहाँ पर आपका सिलेंडर है? ये जी वहाँ पीछे है। अच्छा, और आप कब आए हैं? मैं तो कल शाम से 7 बजे से ही लगा हुआ हूँ। 7 बजे का ये 13 नंबर मेरा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये नंबर्स कैसे दुकान वाले ने किया है या आप लोगों ने? नहीं, हमने आपस में मिलकर ही लगाया। आपस में मिलकर ही हमने सब करे हैं। नंबर एक करके नंबर लगाए हैं ताकि हम सबको आसानी से मिल सके। और तो किसके लिए लेने आए हैं? हम अपने घर के लिए आए, मेरी भाभी बीमार है, उनको। दिल्ली की तस्वीरें बताती हैं कि ना सिर्फ मरीज अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही घर में, क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत बड़ी शॉर्टेज बनी हुई है। अब समझना जरूरी है कि इस वक्त देश में कोरोना का स्टेटस क्या है और कौन कौन से राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के करीब 2 करोड़ केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। भारत में इस वक्त रोज 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में रोज करीब 4 लाख नए केस आ रहे हैं। अब भी 35 लाख एक्टिव मरीज हैं। 48 घंटे पहले अगर उसमें देखें तो 3,689 डेथ्स अगर रिपोर्ट हुई थी, तो पिछले 24 घंटे में 3,417 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। साथ ही जिस तरह से कुछ स्टेट्स में हमें एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीज इन केसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है। कोरोना को लेकर एक फ्रंट इस वक्त अदालतों में भी खुला हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार नजर बनाए हुए है।
अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे फ्रंट पर क्या चल रहा है, यानी वैक्सीनेशन का फ्रंट। इस वक्त 18 वर्ष की उम्र से ऊपर वालों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। वैक्सीन हर जगह नहीं मिल रही, स्टॉक धीरे धीरे पहुंच रहा है। ऐसे में वैक्सीन सेंटर के बाहर लाइन लंबी है। सबसे पहले देखिए मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या चल रहा है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जुहू के कूपर हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन दी जा रही है। हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लोग जो है वो आ करके लौट कर जा रहे हैं। जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको सेकंड वैक्सीनेशन नहीं मिली है या जिनको पहली भी नहीं मिली है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनको एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है। मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है और 28 तारीख का मेरा अपॉइंटमेंट है, पर ये अभी कह रहा है कि आज का ही चाहिए। उस दिन आए थे तो भगा दिया, हो गया, खत्म हो गया करके बोला। उसके बाद 3 दिन बंद था, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और अभी आज आए तो बोलते कि अभी नहीं लेंगे, आज का अपॉइंटमेंट चाहिए। अभी ये अपॉइंटमेंट तो फिर से अपॉइंटमेंट लो, अभी बोलते तो आज का अपॉइंटमेंट रहेगा तो ही हम लोग लेंगे। अभी जहाँ छोड़ने जाने बोलता नहीं है, वो बोलता है कि अभी कैटेगरी आपका कैटेगरी नहीं है, जब चालू होएगा तब आ जाओ। तो पब्लिक को तकलीफ वाला है। बीकेसी जंबो ग्राउंड में भी कुछ ऐसा ही दृश्य हमें देखने को मिला, जहां पर आज 500 डोज युवा वर्ग को देने के लिए शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन के साथ वो यहां पर आ रहे हैं, बाकायदा स्लॉट दिया गया है, वो अपना यहां पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। कोई कतार नहीं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जो पहले डोज ऑलरेडी ले चुके हैं, दूसरी डोज के इंतजार में है, या फिर जिनका पहला डोज भी नहीं हुआ है, उनका क्या? यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स हैं जो काफी परेशान है। आप कितनी देर से यहाँ पर आए हैं? I'm been standing here for the second dose of vaccination of my parents. The government is giving first dose. What sense does it make giving them a first dose of vaccination when they cannot give the second dose? And today is the last day. The first dose is gonna get expired, and they are giving doses to the general people. So what sense does it make on the part of government? What is the government trying to say, convey us? मुंबई में हालात अभी कंट्रोल में आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से नए केस कम हुए हैं, मरने वालों की तादाद भी घटी है, लेकिन अस्पतालों पर प्रेशर बना हुआ है। फिलहाल मुंबई में सबसे ज्यादा बद इंतजामी वैक्सीनेशन को लेकर नजर आ रही है। हम इस समय मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में मौजूद हैं, जहां का आपको हम नजारा दिखाना चाहेंगे। ये लाइन देखिए जरा, ये उन लोगों की कतार है जो यहाँ पर 45 प्लस एज ग्रुप के लोग हैं। ज्यादातर वो लोग यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद से कि उन्हें वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जो सरकार है, जो बीएमसी है, उनकी तरफ से कहा गया था कि 3 दिन बीते शुक्रवार से लेकर रविवार 2 तारीख तक 45 या उससे ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद सोमवार से वैक्सीन लगाई जाएगी। इस उम्मीद से यहाँ पर आए थे और ऐसे ही दूसरे वैक्सीन सेंटर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इनको मना किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर कितने बजे आए? 6:30 बजे हम लोग इधर आए और कोई इधर जवाब देने वाला नहीं है कि भाई वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा, 18 के 45 वाले का है कि नहीं है। अभी सीनियर सिटीजन सुबह 6:30 से भेजे हैं। 40 डेज हो गया है, मैं आया हूँ तो nobody will give the reply. लेकिन यहाँ पे because no responsible person will be here. बीएमसी की तरफ से सर ये कहा गया है, कल ही उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कम है, इसलिए केवल 18 to 44 एज ग्रुप के लोगों के ही वैक्सीन दिया जाएगा। तो लेकिन जो सेकंड डेज के लिए जो बोला था, तो उसका क्या? घर पे कोई बच्चे लोग भी नहीं रहते हैं उनके, तो उनको बताना चाहिए ना। सब लोग ट्विटर देखते हैं, ये सब नहीं है, तो न्यूज में ऐसा सब बताना चाहिए। सब 6:30 बजे हम लोग लाइन पे खड़े। हमारे घर पे कितने बुजुर्ग हैं, वो लोग को छोड़ के हम चाय पानी नाश्ता भी वो लोग करते हैं, होता नहीं है तो भी, और हम लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। हम आपको फ्राइडे भी हम मिला था, आपको मालूम है ना। हम 3 दिन से मैं परेशान होता हूँ, 70 ईयर्स ओल्ड में। और ये लोग क्या इधर कुछ बोर्ड पे लिखता नहीं, कुछ नहीं। अभी सुबह 6 बजे, हम 7:30 बजे में आके खड़ा है। इस वक्त लोग आरटीपीसीआर टेस्टिंग को लेकर भी काफी परेशान हैं। दिल्ली में भी इसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। लोगों में इतनी दहशत है कि सीटी स्कैन करवाने के लिए भी लंबी लाइन लग रही है। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है,
उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। कोरोना के बढ़ते केस, ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल में इलाज ना मिलने का डर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से पैनिक फैला हुआ है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।